Jai Hind students. In this video I am going to decipher the genetic codon. Means decipher means it is already deciphered, लेकिन I am teaching you how it was deciphered and the characteristics of genetic code. Now before this we have read replication and transcription. Replication and transcription के प्रोसेस को एक्सप्लेन करना आसान था, क्योंकि इसमें कंसेप्ट इसमें जो था बनने जो नए स्ट्रैंड बन रहे थे उसमें सिंपल कॉम्प्लीमेंटरिटी फॉलो हो रहा था। मीन्स कॉम्प्लीमेंटरिटी फॉलो होने का मतलब कि अगर स्ट्रैंड में जो बेसेस हैं, जैसे ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड हुआ करता था अगर, और इसको अगर रेप्लिकेट करना है और यहाँ A, T, G, C, U ऐसे है, तो ऑफ कोर्स जो भी न्यू टेम्पलेट न्यूक्लिक एसिड जो बनता था उसमें सिंपल कॉम्प्लीमेंटरिटी की फॉर्मूला और कंसेप्ट यूटिलाइज हुआ और हम लोग इसको ईजिली एक्सप्लेन कर पाए। अगर ये डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है तो T है तो A होगा, G है तो C होगा, C है तो G होगा, U है U अगर यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये U तो RNA हो जाएगा, फिर यहाँ मानिए T है तो फिर यहाँ A होगा। और इस पर अगर RNA बन रहा है, ये रेप्लिकेशन की बात हो गई, और अगर RNA बन रहा है तो A के स्पेस पे U होगा, T A होगा, G C G T A, this will be RNA. So the explaining the formation of or explaining the phenomena of replication and transcription was easy because it is based on the concept of complementarity of the nitrogenous bases. But you know जेनेटिक कोड और हमें ये कंसेप्ट पता थी कि हमारा जो ट्रेट है वो क्या है, वो प्रोटीन है और ये डीएनए कंट्रोल करता है। डीएनए अपने में मैसेज रखता है इस हमारे ट्रेट का, मीन्स हमारे प्रोटीन का, और ये डीएनए में जो मैसेज रहता है वो आरएनए में कोड होता है एंड देन आरएनए प्रोटीन बनाता है। ये तो हम आज समझ रहे हैं, लेकिन इमेजिन कीजिए कि ये कंसेप्ट को समझने के लिए, लाने के लिए कितना माथा पच्ची करना होगा, क्योंकि कोई रिलेशनशिप नहीं है केमिकली इस नाइट्रोजनस बेसेस में और अमाइनो एसिड के प्रोटीन में। अमाइनो एसिड क्या, एक अमाइनो एसिड जो है वो बिल्कुल डिफरेंट एक केमिकल है जिसमें आप जानते ही हैं NH3 प्लस COOH माइनस फिर R ये और H रहता है। ये बिल्कुल इससे डिफरेंट केमिकल था। बहुत दिनों तक ये इंटरेस्टिंग फील्ड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड डिस्कवरी थी कि कैसे इसमें रिलेशनशिप जो है वो कैसे एस्टेब्लिश हुआ, कैसे एक न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस कैसे प्रोटीन के सीक्वेंस को, प्रोटीन में प्रेजेंट अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन करेगा, कैसे इसमें सबसे। और ये देखिए, ये जो बात है रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, इसमें ये जो फिनोमिना थी ये इजीली समझ लिया गया ऑन द बेसिस ऑफ फ्रांसिस एंड क्रिक डबल डीएनए हेलिकल मॉडल एंड बाय द रूल्स ऑफ एर्गविन चारगैफ ऑल्सो। ये सभी डिस्कवरीज हो गई थी, तो हम लोग आराम से रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन के बेसिक कंसेप्ट्स को समझ गए, प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम आई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने में कि हाउ दिस न्यूक्लिक एसिड एंड दिस मटेरियल कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड व्हाट इज द हाउ टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन दीज न्यूक्लिक एसिड्स एंड द सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन क्या है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है A1 A2 A3 A4 A5, ये क्या है, ये प्रोटीन है और इसके बीच में पॉलीपेप्टाइड्स चेन है। हाउ न्यूक्लिक एसिड डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, सो द फर्स्ट मेन very bold and important proposition was given by the scientist Gregor Gamow.
ये एक फिजिसिस्ट थे। सी जेनेटिक्स जो है वो ब्रांच ऑफ वो बायोलॉजी है जिसमें काफ़ी फिजिक्स और मैथमेटिक्स यूज भी है, और फिजिसिस्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट, फिजिसिस्ट, बायोकेमिस्ट, इन लोगों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें बहुत सारे कंसेप्ट को डेवलप करने में। वो एक फिजिसिस्ट थे। उन्होंने कहा, आप सोचिए कैसे कहा, क्या कहा और कैसे कहा, ये सोचिए। हमारे पास नाइट्रोजिनस बेसिस, डिफरेंट नाइट्रोजिनस बेसिस कितने हैं? नाइट्रोजिनस बेसिस जो हैं वो कितने हैं? 4 टाइप्स हैं, बोथ इन डीएनए एंड आरएनए। टोटल नाइट्रोजिनस 5 हैं, लेकिन एक नाइट्रोजिनस बेस जो है वो डीएनए में नहीं होता है और एक नाइट्रोजिनस बेस आरएनए में नहीं होता है। जैसे टी डीएनए में होता है और यू आरएनए में, टी आरएनए में नहीं होता और यू डीएनए में नहीं होता। सो दोनों होते टोटल 5 हैं, लेकिन दोनों में 4 टाइप्स हैं। कौन कौन से? अगर ये डीएनए है तो एडेनिन होगा, थाइमीन होगा, साइटोसिन होगा एंड गुआनिन होगा। और अगर ये आरएनए है तो इसमें कौन कौन होगा? एडेनिन होगा, थाइमीन नहीं होगा, यूरासिल होगा, गुआनिन होगा एंड साइटोसिन होगा। तो और पूरे आरएनए और डीएनए के न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये है क्या? न्यूक्लियोसाइड्स है। न्यूक्लियोसाइड्स मैं आपको बता रही हूँ कि साइंटिस्ट कैसे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किए। न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेरिक एसिड है। ओके, न्यूक्लियोसाइड्स में सारे न्यूक्लिक एसिड में जो पेंटोज शुगर है वो तो सेम है, मतलब पूरे आरएनए में वही पेंटोज शुगर है। ओके, पूरे डीएनए में वही पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा, आरएनए में राइबोज शुगर होगा, लेकिन शुगर तो सेम होगा। तो बेसेस में अगर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके मोनोमर में डिफरेंस कहाँ आता है? बेसेस में किसी में आपका ए लगा होगा तो किसी में अगर डीएनए है तो टी लगा होगा, तो किसी में सी लगा होगा, किसी में जी लगा होगा। तो वेरिएबल्स तो न्यूक्लिक एसिड में यही हुए, बाकी तो कांस्टेंट है। सब में फॉस्फेरिक एसिड है, सब में सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो फॉस्फेरिक एसिड से ज्वाइंट हैं, सारे में पेंटोज शुगर है, सारे में आपका अगर आरएनए है तो राइबोज शुगर है, डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर है। डिफरेंस केवल यहाँ आती है। तो साइंटिस्ट इस नाइट्रोजिनस बेसिस पे कंसंट्रेट करने लगे कि कैसे ये इस्टेब्लिश किया जाए कि इनका कुछ रिश्ता है इसके सीक्वेंस से। तो नाइट्रोजिनस बेसिस पे फोकस होने लगा। उसी बीच में ये जो साइंटिस्ट है आपके बुक में दिया हुआ है, जॉर्ज गैमो फिजिसिस्ट थे। उन्होंने आर्ग्यू किया कि देयर आर ओनली 4 बेसेस एंड इफ दे हैव टू कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड द कोड शुड कंस्टिट्यूट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसेस। ये बहुत बड़ी बात थी, आप बुक में टिक कर लेंगे कि अगर हमारे पास 4 ही वेरिएबल्स हैं और चार ही डिफरेंट कोड्स हैं, डिफरेंट ये नाइट्रोजिनस बेसेस हैं, और ये फिक्स्ड है कि यही नाइट्रोजिनस बेसेस जो हैं ये ट्रेड को बनाते हैं, मीन्स अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को और अमाइनो एसिड को अरेंज करते हैं। तो ज़रूर ये 4 ही किसी न किसी तरह अरेंज होकर इनके सीक्वेंस को डिटरमाइन करेंगे। ओके, मीन्स देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन दिस नाइट्रोजिनस बेसेस एंड अमाइनो एसिड, और these nitrogenous bases will combine together to form the proteins, the amino acids present in the sequence. Okay, means these nitrogenous bases will जरूर अपने आप में कंबाइन करेंगे तभी ये बनेगा। क्योंकि इमेजिन करिए कि 4 अमाइनो एसिड हैं, तो अगर सिंगल एक अमाइनो एसिड को ही बनाते हैं, डिफिनिट एक अमाइनो एसिड को कोड करेंगे, तो मात्र 4 ही अमाइनो एसिड आ पाएगा प्रोटीन में ऑलवेज। ठीक है, मीन्स अगर मानिए कि ए रिकॉग्नाइज कर रहा है A1 अमाइनो एसिड को, टी रिकॉग्नाइज कर रहा है, टी तो नहीं होगा, mRNA जो है वो वहाँ से कोडिंग प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है, डीएनए तो रोल प्ले कर, डीएनए अपना मैसेज तो mRNA में दे दिया, तो mRNA के सीक्वेंस को हम लोग देखेंगे, U है और वो इमेजिन कीजिए कि A2 को कर रहा है,
C है और वो इमेजिन कीजिए A3 को कर रहा है, G है और वो इमेजिन कीजिए कि A4 को कर रहा है। तो हमारे जितने भी बॉडी में प्रोटीन होते तो मात्र 4 टाइप के ही अमाइनो एसिड डिफरेंट वे में सीक्वेंस में अरेंज्ड होते, लेकिन हमें ये भी पता है द टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज 20 और प्रेजेंट इन द प्रोटीन इज 20, इट इज़ फिक्स्ड। अभी डिस्कवरीज होके 21 भी हो गए हैं, बट 20 फिक्स्ड है। मीन्स जितने भी हमारे बॉडी में प्रोटीन बनते हैं इसी 20 अमाइनो एसिड्स के डिफरेंट अरेंजमेंट के कारण बनते हैं। कभी A1 तो कभी A2, कभी A1 के बाद A2, मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट होता है इन 20 अमाइनो एसिड्स का और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बनते हैं। तो रिलेशनशिप हो गया 4 और 20 का। तो अगर सिंगल नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं वो एक पर्टिकुलर सिंगल अमाइनो एसिड को कोड करेंगे तो मात्र 4 ही अमाइनो एसिड कोड हो पाएंगे। ये हम लोग प्रोटीन बनाएंगे उसमें मात्र डिफरेंट टाइप्स ऑफ 4 ही अमाइनो एसिड होंगे, लेकिन होता 20 है। तो क्या हुआ, अब फिर सोचा गया कि इसका मतलब अगर ऐसा करते हैं कि ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं आपके A, U, G, C, ये पेयर में करेंगे। ओके, ऐसे पेयर में करेंगे, डिफरेंट पेयर्स में अरेंज्ड होंगे और पेयर में करेंगे। तो होता क्या है, इसका फॉर्मूला होता है 4 to the power 2, मात्र 16 अमाइनो एसिड कोड हो पाएंगे, 16 अमाइनो एसिड्स। ये भी फॉर्मूला जो है वो फेल कर गया कि नहीं, पेयर में भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे बॉडी में 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, हमारे बॉडी में 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड हैं और कोड हो पा रहा है, अगर कोड पेयरिंग में हो रहा है तो कोड हो पाएगा मात्र 16। ये जॉर्ज गैमो ही थे जिन्होंने कहा कि 4 bases, since there are only 4 bases and if they have to code amino acid, the code should combine in a combination of bases. He suggested that in order to code for all 20 amino acids, the code should be made up of 3 nucleotides. Of course, एक न्यूक्लियोटाइड में आपका एक नाइट्रोजनस बेसिस रहेगा। मैं अगर यहाँ पे सेपरेट केवल बेस की बात कर रही हूँ, इट डजंट मीन्स कि ये न्यूक्लियोटाइड से हटकर, क्योंकि ये बेस कहाँ अटैच्ड है, न्यूक्लियोटाइड में। तो वही उनका कहना था कि चूंकि 20 अमाइनो एसिड को कोड करना है और हमारे पास 4 ही नाइट्रोजनस बेसेस, डिफरेंट नाइट्रोजनस बेस हैं, मीन्स डिफरेंट 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो इनको जरूर कंबाइन होना पड़ेगा। और कंबाइन किस वे में होना पड़ेगा, ट्रिपलेट के फॉर्म में। मीन्स जब अगर ये ट्रिपलेट बनाएंगे, A, U, G, C 4 नाइट्रोजनस बेसेज हैं और ट्रिपलेट बनाएंगे, मीन्स 3-3 के में प्रेजेंट रहेंगे, जैसे A, U, G, फिर A, G, C, फिर ए डिफरेंट वे में अरेंज्ड रहेंगे, लेकिन ट्रिपलेट के फॉर्म में रहेंगे। तो ये कितना अमाइनो एसिड बेस कोड करेगा, इसका फॉर्मूला होगा 4 to the power 3, दैट विल बी 4 into 4 into 4, दैट विल बी 64 अमाइनो एसिड। यहाँ जाकर कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सेटिस्फाइड हुआ कि हाँ, अगर ये नाइट्रोजनस बेसेस जो है वो ट्रिपलेट में कंबाइन कर गए तो जो टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड ये कोड कर सकते हैं वो 64 होगा, एंड दैट इज फार मोर देन द 20 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ओके, अब इस 64 अमाइनो एसिड्स जो कोड हो रहे हैं उनको कैसे इनके साथ एस्टेब्लिश किया गया, रिलेशन दिया गया, कौन कैसे कोड कर रहा है, ये बाद में हुआ। लेकिन चलो यहाँ पे ये तो हो गया कि हाँ, अगर ट्रिपलेट में कोड करेंगे तो हमारा ये 20 अमाइनो एसिड बन सकता है, इससे कहीं और ज़्यादा भी बनाने की क्षमता ये लोग अब रखते हैं। अब कैसे एडजस्ट किया गया और कैसे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया गया कि कौन सा ये जो ट्रिपलेट कंसेक्यूटिव नाइट्रोजनस ट्रिपलेट कोड है, इसी ट्रिपलेट कोड को कोडोन कहा गया। ओके, इस ट्रिपलेट कोड को दैट कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स बेसेस कॉल्ड एज कोडोन। तो ये कोडोन कैसे किस अमाइनो एसिड को कोड करेंगे,
इसमें काफ़ी लेबोरेटरी वर्क की ज़रूरत पड़ी और काफ़ी साइंटिस्ट जो थे वो लेबोरेटरी वर्क किए। केमिकली लैब में ये प्रोटीन अमाइनो एसिड का सिंथेसिस हुआ। एमआरएनए को केमिकली लैब में सिंथेसिस कराया गया जिसका सीक्वेंस नोन होता था। जैसे किसी एमआरएनए में केवल ए डाल दिया गया तो ए ऐसे डाला गया, तो वो जो और फिर उसमें सारे केमिकल्स डाल दिए गए ताकि उसमें प्रोटीन सिंथेसिस हो पाए। और उसमें देखा गया कि वो अमाइनो एसिड प्रेजेंट था ट्रिपलेट के कोडोन में जो ए अगर कोड करता है, और मानिए इमेजिन कीजिए कि किसी अमाइनो एसिड A3 को वो कोड कर रहा है, तो हमें पहचान में आ गया कि इसका मतलब ए जो है वो A3 को कोड पर कर रहा है, और हमें ये पता चल गया कि दिस कोडोन विल कोड फॉर A3। इस तरह केमिकली सारे कोडोन का 64 कोडोन की डिस्कवरी हुई, और ऐसे सिंथेटिक डिस्कवरी में सबसे बड़ा रोल और मेजर रोल वाज प्लेड बाय मार्शल। दिस इज गिवन इन दिस पेज, दैट इज मार्शल नरेनबर्ग। इन्होंने केमिकली लेबोरेटरी में पूरे कोडोन को डेसिफर किया। डेसिफर मतलब ओपन किया, नोन किया, और न्यूक्लियोटाइड्स के और जो सीक्वेंस नाइट्रोजनस बेसिस के जो सीक्वेंस कोडोन कौन सा अमाइनो एसिड कोड करेगा, इसको इन्होंने स्टैब्लिश किया केमिकली। और लगभग 64 कोडोन्स में ये जो थे वो 63 या 60 कोडोन को ये डेसिफर कर पाए। मीन्स डिफरेंट 64 कोडोन्स आए टोटल, और टोटल में से इन्होंने 60s के लगभग ये कोड जो बता पाए कि देखिए ये कोडोन ये अमाइनो एसिड को सिंथेसिस करेगा। तो और इसमें बहुत बड़ा नाम सर श्री अरविंद खुराना का भी आता है, जो कि इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इनको नोबेल प्राइज मिला इनके साथ, नरेनबर्ग के साथ 1968 में। और ये डेसिफर हुआ कोडोन जो है ये 1963 में। दोनों अपने अपने फील्ड में हरगोविंद खुराना सर भी लैब में अपना सिंथेटिक, पहले वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंथेटिक एमआरएनए बनाया और प्रोटीन बनाया लैब में। एमआरएनए बनाया स्पेशली सिंथेटिक एमआरएनए इन अ लैब, एंड ही plays important role in deciphering the codon, which codon will code for which protein. ओके और ये कौन सा कोडोन कौन सा प्रोटीन कोड करेगा, इस दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ टीआरएनए के द्वारा, जो कि मैं बता चुकी हूँ टीआरएनए में। क्योंकि टीआरएनए ही जो है उसको एडेप्टर आरएनए कहा जाता है। वही अमाइनो एसिड, वही एक रिश्ता रखता है जो दोनों की कड़ी को जोड़ता है, एमआरएनए में प्रेजेंट इस कोडोन को और अमाइनो एसिड्स को। ओके, अब वो कैसे करता है वो हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस में देखेंगे। सेवरो ओकोआ जो थे, सेवेरो ओकोआ इंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज है ये इंजाइम यूज होता है न्यूक्लियोटाइड्स बेसिस को चार्ज करने में। इसके पहले वाले डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन में हम लोग पढ़े हैं कि जो साइटोप्लाज्म से नए नए न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं वो ट्राइफॉस्फेट के रूप में आते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स को चार्ज करना जरूरी है बॉन्ड बनाने से पहले। तो ये जो इंजाइम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज वाज आल्सो हेल्प टू पॉलीमराइज आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंस इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर का मतलब कि ये सेल में नहीं हुआ, सेल में तो टेम्पलेट प्रेजेंट रहता है डीएनए, लेकिन ये सिंथेटिकली हमारे मर्जी के द्वारा कि ये एमआरएनए में क्या क्या कोडोन रहेगा तो उस न्यूक्लियोटाइड्स को डाल दिया गया। फिर से ये इंजाइम डाला गया ताकि उसको चार्ज किया जाए। बाकी जितने इंजाइम्स रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन में यूज होते हैं सारे इंजाइम्स को डाल दिया गया और फिर इंजाइमेटिक सिंथेसिस हुआ आरएनए का। उसमें कोई डीएनए का टेम्पलेट पहले से मौजूद नहीं था। So here it is written enzymatic synthesis of mRNA and template independent, मतलब template present नहीं था उस रिएक्शन में। ओके, and template is what? DNA.
होता है ना आरएनए बनने में, डीएनए एज ए टेम्पलेट। और इन सभी साइंटिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा टू फाइंड आउट द कोडोन। नाउ वी विल कंसंट्रेट ऑन कोडोन। व्हाट इज कोडोन? जब ये डिस्कवरी हो गई कि कोडोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोडिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स, देन these concepts and all the sequence of the 64 codons came into knowledge. Okay, now this is how we used to draw, or we used to make this checkbox. There are 4 types of codon. We use USAG, UCAG. Okay, फिर हम लोग वर्टिकली भी लिखेंगे UCAG. ओके, एंड देन चेक बॉक्स बनाएंगे। एक जो आपका न्यूक्लियोटाइड है, दिस इज, इमेजिन कीजिए कि 1 न्यूक्लियोटाइड है और उसका नाइट्रोजनस बेस U है। एक नाइट्रोजनस बेस दूसरे वाले आपका चारों नाइट्रोजनस बेसिस से 3 डिफरेंट वे में कंबाइन करना है। तो हमारे पास 4 हैं, तो एक इनसे कंबाइन करेगा, ट्रिपलेट के फॉर्म में इसको कंबाइन करना है। और यहाँ पे हम लोग हॉरिजेंटली लिखेंगे वर्टिकली UCAG। देखिए बनता कैसे है, आप इस U को इस U से कंबाइन करके एक बार इस U से लिखिए तो U, फिर इस U से फिर इसको कंबाइन करेंगे, फिर इससे लिखेंगे UC, फिर इसको इससे कंबाइन करके A से लिखेंगे UA, फिर इसी को इसी से कंबाइन करके G से लिखेंगे UG। इस तरह आप देखेंगे, ऐसे आप पूरे बॉक्स को फिल करते जाएंगे तो आपका पूरा 64 कोडोन का सीक्वेंस पता चलेगा। सीक्वेंस, और कौन सा सीक्वेंस किस अमाइनो एसिड को कोड किया, वो केमिकली लेबोरेटरी में सिंथेटिक mRNA से, जैसे हर बार हमने न्यूक्लियोटाइड के रूप में U डाला, फिर देखा कि ये कौन सा अमाइनो एसिड बना रहा है। इस तरह करके डिफरेंट साइंटिस्ट जो थे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये मार्शल नारेनबर्ग एंड हरगोविंद खुराना, मेनी फ्रांसिस क्रिक ऑल्सो, जिसमें ये कोडोन की डिस्कवरी हुई। अब ये 64 कोडोन जो आपके बुक में लिखा हुआ है, ये कैसे, इसका कम्बिनेशन कैसे हो रहा है समझे। एक इधर के U से यहाँ 2 को कांस्टेंट रखा जा रहा है और फिर 4 से आपको कंबाइन किया जा रहा है हर बार। फिर इसको इससे 2 कांस्टेंट होगा, चारों से कंबाइन करेगा, फिर इसको इससे 2 कांस्टेंट होगा और फिर ये भी चारों से कंबाइन करेगा, फिर ये फिर चारों से कंबाइन करेगा। इस तरह हम देख लेंगे कि अगर 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो वो ट्रिपलेट में कितने टाइप्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, 64 टाइप्स में। और ये आपका 64 कोडोन्स का सीक्वेंस हुआ। ओके, now means this is the first position of the codon, this is the second position and all these are the third positions. now ये जो कोडोन है इसका परफेक्ट डेफिनेशन क्या आया, कोडोन is the sequence of nucleotides base present in triplet on mRNA that codes for single amino acid, called as codon. कोडोन इज द ट्रिपलेट कंसिक्यूटिव, इसके बीच में कोई गैप नहीं रहेगा। मीन्स अगर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो ट्रिपलेट में आप अरेंज कीजिए तो ऐसे अरेंज करेंगे, ये नहीं कि इसके साथ ये छोड़ दिए और फिर इसके साथ इसको कंबाइन कर दिए, बीच में गैप और एक इस नाइट्रोजनस बेस को छोड़ दिए। नो, consecutive without any gap, without any comma. The consecutive 3 nitrogenous bases present in triplet form that codes for 1 amino acid is called as codon. अब इस कोडोन की काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है, पिक्यूलरिटी है, जो कि हमें पढ़ना होगा और हमेशा एग्जाम में आता है। द
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोडोन। ऑफ कोर्स कोडोन का हमारे लाइफ में इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन कर रहा है, तो इसके अपने भाव होंगे, इसका अपना नेचर होगा, कैरेक्टर होगा कि ये काम कर सकता है, ये काम नहीं करेगा, नहीं ये ऐसा हो ही नहीं सकता है, इस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आएंगे। सो वी हैव टू स्टडी द साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऑल्सो। द कोडोन इज ट्रिपलेट। जो कोडोन होता है वो ट्रिपलेट होता है। कोडोन क्या हो गया? सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। यहाँ ट्रिपलेट दिख रहा है, हर कोडोन जो है वो ट्रिपलेट ही रहेगा, ये प्रूव हो गया था केमिकली। 61 कोडोन्स कोड फॉर अमाइनो एसिड्स and 3 codons do not code for any amino acid, hence they function as stop codon. इस स्टॉप कोडोन को और आप अच्छे से प्रोटीन सिंथेसिस में आप समझ पाइएगा, क्योंकि अब mRNA के बाद कौन सा जेनेटिक फिनोमिना आएगा? ट्रांसलेशन, दैट इज हाउ द mRNA विल सिंथेसाइज द प्रोटीन। इसमें आप इस कोडोन को और अच्छे से समझिएगा। ये 64 कोडोन्स में से 61 कोडोन जो हैं वो डिफरेंट अमाइनो एसिड को कोड करते हैं और 3 कोडोन कोई अमाइनो एसिड कोड नहीं करते हैं, वो कोई भी अमाइनो एसिड कोड नहीं करते हैं। इसके कारण इस 3 कोडोन को स्टॉप कोडोन कहा गया। ये मीन्स यहाँ अगर जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस का पाला अगर इन तीनों में से किसी कोडोन से पड़ा तो वहाँ पे कोई अमाइनो एसिड उनको नहीं मिलेगा और वो स्टॉप हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। ऐसा नहीं है कि कोई अमाइनो एसिड नहीं मिला तो वहाँ गैप करते हुए अगला अमाइनो एसिड की ओर आगे बढ़ जाएगा। नो, दैट वेयर द process of protein synthesis will be stopped. Now the codon, these silent features are very important for exam. Question ऐसे आता है, the genetic codon is unambiguous. What do you mean by this characteristics? तो unambiguous का मतलब हुआ one codon code for only one amino acid. अब देखो ये जो एक कोडोन है GGG फॉर एग्जाम्पल, ये हमेशा जो है एक ही अमाइनो एसिड कोड करेगा। ये नहीं कि GGG कभी यहाँ पे एलालीन कर रहा है तो कभी यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड कर देगा, कभी ग्लाइसिन करेगा। तो ये जो GGG है वो ऑलवेज इट विल कोड ओनली सिंगल एंड द सेम अमाइनो एसिड इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैक्सिममली नियर अबाउट, इट इज नियर टू यूनिवर्सल। means one codon codes for only one amino acid. अब हमारे पास कोडोन कितने हैं आप हिसाब लगाइए, 64, जिसमें से तो 3 कोई अमाइनो एसिड कोड नहीं करते हैं, बच गए 61। अमाइनो एसिड्स कितने हैं? 20, और एक कोडोन जो है एक ही अमाइनो एसिड कोड करता है। तो इसका मतलब 61 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स कोड हो सकते हैं, लेकिन उतनी तो हमारे पास अमाइनो एसिड ही नहीं है। सो इससे क्या पता चला कि डिफरेंट कोडोन जो हैं वो सेम अमाइनो एसिड को कोड कर सकता है। जैसे GGG एलानीन को कर रहा है तो GCA भी एलानीन को करता है। ओके, जैसे आप इस बॉक्स में पढ़ेंगे, एलानीन इज बीइंग कोडेड बाय GCU, GCC, GCA, GCG. Okay, these all codon can code for the same amino acid. लेकिन ध्यान देंगे ये डिफरेंट कोडोन से सेम अमाइनो एसिड कोड हो सकता है, लेकिन ये जो सेम कोडोन है वो डिफरेंट अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेगा। यही बात है अनएम्बिग्यूअस और स्पेसिफिक, मतलब एक कोडोन एक ही अमाइनो एसिड को हमेशा करेगा। ओके, some amino acids are coded by more than one codon, hence the code is degenerate. कुछ अमाइनो एसिड्स जो हैं, अभी मैं समझाई, जो बात मैं समझाई उसी का ये टेक्निकल टर्म है डीजेनरेट। मीन्स कुछ जो कोडोन हैं वो सेम अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, जिसके कारण इस जो स्पेसिफिक ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको कहा गया डीजेनरेटिव इन नेचर। दैट वन सिंगल अमाइनो एसिड कैन बी कोडेड बाय डिफरेंट कोडोन्स बट
नेवर द सेम कोडोन विल कोड फॉर द डिफरेंट अमाइनो एसिड। रिलेशनशिप समझिएगा। एंड दैट नेचर इज अनएम्बिगिवस and one amino acid is coded by different genetic codon is called as degenerate. The codon is read in mRNA in a continuous fashion। मैंने कहा कोई कॉमा, कोई बीच में रुकावट या कोई गैप नहीं आता है, कंटिन्यूअस फैशन में पढ़ा जाता है। ट्रिपलेट का आपका रिलेशनशिप बनाते हुए, बीच में ऐसा नहीं कि इसके बाद हम ये वाला छोड़ देंगे और फिर ये ऐसे करना स्टार्ट कर देंगे। कंटिन्यूअस ट्रिपलेट कोडोन रहता है विदाउट एनी पंक्चुएशन। द कोड इज नियरली यूनिवर्सल। इसका मतलब हुआ कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जी जो है एलानिन है, नियर अबाउट ऑलमोस्ट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म द जी विल बी कोड फॉर, और दिस GCU विल कोड फॉर एलानिन। मैंने यहाँ भी जी लिखा है, सॉरी, GCU विल कोड फॉर एलानिन। दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल। नियरली इसलिए लिख रहा है क्योंकि आप हायर में पढ़ेंगे कि कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया भी अपना प्रोटीन बना सकता है, सेमी ऑटोनोमस है क्योंकि उसके पास अपना डीएनए है। तो ऑफ कोर्स डीएनए है तो डीएनए बैठ के करता क्या होगा, जरूर प्रोटीन सिंथेसिस करता होगा या अपना एमआरएनए बनाता होगा। और अपने, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम बहुत है, उसमें एंजाइम्स की बहुत आवश्यकता पड़ती है, तो वो डीएनए पे कितना, न्यूक्लियस पे कितना डिपेंड रहेगा। इसलिए नेचर ने उसको अपना भी थोड़ा छोटा सा डीएनए दे दिया कि लो तुम भी अपना प्रोटीन बनाओ, क्योंकि तुमको बहुत सारा काम है, बहुत सारे प्रोटीन्स की ज़रूरत है। तो कभी कभी माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इन ईस्ट, कुछ जो कोडोन है उनका जो यूनिवर्सल कोडोन है, जैसे अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि GCA एलानिन कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल, इट इज नॉट ट्रू, फॉर एग्जाम्पल एलानिन कर रहा है, तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ दूसरा भी अमाइनो एसिड कर सकता है। सो इट इज हियर रिटन दैट इट इज नियरली यूनिवर्सल। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया टू ह्यूमन यू कोड फॉर फिनाइल एलानिन। बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक यू जो है वो कोड करता है फिनाइल एलानिन। सम exceptions are there that is found in mitochondrial codon and in some protozoans like yeast. So it is here written it is nearly universal, not totally universal, but the exceptions are very less. Now ये पॉइंट आपको याद करना होगा। AUG हैज़ डिवल फंक्शन। AUG जो है वो डिवल फंक्शन में है। ये प्रोटीन सिंथेसिस को हमेशा स्टार्ट कराता है। मीन्स जब भी प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा तो फर्स्ट कोडोन AUG ही होगा। ये आप प्रोटीन सिंथेसिस में और अच्छे से समझेंगे। सो ये इसका दो काम हो गया AUG का, ये स्टार्ट भी कराता है, इट इज इनिशिएटर कोडोन एंड इट ऑल्सो कोड्स फॉर द अमाइनो एसिड दैट इज मिथ्योनिन। ये आपको पॉइंट याद करना ही होगा। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि हर mRNA का सबसे पहला कोडोन क्या होगा, AUG, क्योंकि वहीं से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो सकता है जहां फर्स्ट कोडोन AUG है। तो AUG इनिशिएटर कोडोन भी हो गया एक फंक्शन, और दूसरा फंक्शन इसका हो गया कि ये एक अमाइनो एसिड को भी कोड करता है मिथ्योनिन। इट मीन सारे प्रोटीन जो कि अगर बनते होंगे तो उसका फर्स्ट अमाइनो एसिड क्या होगा, मिथ्योनिन, और फर्स्ट mRNA कोडोन क्या होगा, AUG। सो आप इस पूरे पॉइंट्स को अच्छे से समझ जाइए, स्पेशली अनएम्बिग्यूअस और डिजेनरेटिव पॉइंट को। ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। डिजेनरेट मीन्स कुछ अमाइनो एसिड मोर देन वन कोडोन से कोड होते हैं, और अनएम्बिग्यूअस मीन्स एक कोडोन हमेशा एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा, डिफरेंट अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेगा। सो दीज टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, अनएम्बिग्यूअस एंड डिजेनरेट। कोडोन इज ट्रिपलेट, ये आप कंटिन्यूअस फैशन, ये इजी पॉइंट है, यूनिवर्सल इजी पॉइंट है। और एंड दिस इनिशिएटर यू हैव टू रिमेंबर। इसके बाद एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, द 3 कोडोन्स आर स्टॉप कोडोन्स। ओके, सो आप अब इस कोडोन नेचर को, इसको देखकर आप बताइए, और हो सके पॉसिबल तो आप इस टेबल को, पूरे प्रोटीन अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को याद कर लीजिए। बट इसमें बहुत मेहनत और कंटिन्यूअस लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, कंटिन्यूअस रिवीजन की।
अब आप ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस डिटरमाइन द अमाइनो एसिड, टेबल्स में देखिए, AUG स्टार्ट कोडोन मेथियोनिन, UUU इज फिनाइल एलानिन, फिर UUC यहाँ से आप देखिए कौन सा अमाइनो एसिड आएगा और उस अमाइनो एसिड को अटैच करते जाइए एंड दिस विल बी योर प्रोटीन। उसी तरह अगर आपसे पूछ रहा है कि इतने अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस है तो आप बताइए कि कोडोन का क्या सीक्वेंस होगा, तो यहाँ भी मिथ्योनिन है, मिथ्योनिन का सीक्वेंस क्या हो गया, AUG, फिर फिनाइल एलानिन है, उसका क्या होता है, UUU, फिर फिनाइल है, UUU, फिर फिनाइल है, फिर UUU। इस टाइप से आप इसका आंसर दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर जेनेटिक codon that is present on the mRNA. I have taught in this video that how this genetic codon was deciphered, opened, or make clear that how a codon, the 4 nitrogenous bases that are available in the nucleotides, we can establish the relationship between the 4 nucleotide bases and the 20 amino acid. Now it was discovered that these 4 nucleotides bases will be present in triplet, so that 64 amino acids can be coded, which was far more than the 20 amino acids. फिर एक एक करके आपका लैब में डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट वे में पॉली U यूज करके, पॉली A यूज करके डिफरेंट अमाइनो एसिड का टेस्ट किया कि चलो ऐसा mRNA है तो देखते हैं कि कैसा अमाइनो एसिड बनता है, और उस तरह डेसिफर हुआ जेनेटिक कोडोन का, और आज हमें ये टेबल प्रेजेंट है। देन वी रेड दैट कि ये जो कोडोन है इसका एक स्पेसिफिक अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैरेक्टर्स, इन कैरेक्टर्स को आपको याद रखना है and give the answer according to the sentence given in the NCERT book. So this is all about the genetic codon and present on the mRNA and how they are and which genetic codon will form the which amino acid. If it is possible, then remember this table. Lots of revision and lots of labor is required for remembering this table. Okay, thank you.